नमस्कार। 60 मिनट 60 खबरें, क्योंकि देश की दिन भर की खबरों पर नजर मांग डालेंगे अगले 60 मिनट में। सबसे पहले रुक करते हैं आज की दिन भर की बड़ी खबर का। बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनौत से जुड़ी हुई एक दिन एक ट्वीट वीडियो करके महाराष्ट्र सरकार को जवाब दिया कंगना रनौत ने। अपने इस वीडियो में कंगना ने कहा, उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़कर मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। यह वक्त का पहिया है, याद रखना हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कंगना ने इस वीडियो में ट्वीट करके कहा है और यह भी कहा है कि मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे तो पता था कि कश्मीरी पंडितों का क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैंने इस बात को देश को वचन देती हूं कि मैंने सिर्फ अयोध्या पर ही नहीं बल्कि कश्मीर पर भी फिल्म बनाऊंगी। और अपने देशवासियों से ये बात उन्होंने कही। कंगना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्वीट किया गया और उसमें कहा गया कि मुझे पता था कि मेरे साथ क्या होगा, तो जो हुआ, लेकिन मेरे साथ तो हुआ। इसका कोई मतलब है और इसके कई मायने निकलते हैं। उद्धव ठाकरे को ललकारते हुए कंगना रनौत ने यह भी कहा कि एक क्रूरता है जो आज तक है। कुछ हुआ कि ये मेरे साथ हुआ है, क्योंकि इससे कुछ मायने हैं। कंगना ने वीडियो को खत्म करते हुए अंत में हाथ जोड़कर जय हिंद जय महाराष्ट्र भी कहा, क्योंकि लगातार शिवसेना और कांग्रेस या गठबंधन की सरकार कंगना को इसी बात पर लपेटे जा रही है कि किस तरीके से जो है उन्होंने मुंबई को लेकर बयान दिया। लेकिन आज जब सोशल मीडिया पर कंगना ने बयान दिया तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। और जिस तरीके से कंगना रनौत ने यह बयान दिया था, उस बयान में क्या कुछ कहा गया वो भी आपने कई बार सुन चुका है, क्योंकि कंगना तो दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने अभिनेत्री कंगना रनौत के कार्यालय पर की गई कार्रवाई पर कड़ा ऐतराज जताया है। सीएम ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार का आचरण दुर्भाग्यपूर्ण है। कंगना ने सिर्फ अपनी आवाज बुलंद की थी, जिस पर प्रतिपक्ष की भावना से ये कार्रवाई की गई है। सीएम जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि शिवसेना ने अपना बावजूद ही खत्म कर लिया है। जिस विचारधारा के लिए पार्टी जानी जाती थी उससे पूरी तरह से भटक चुकी थी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाकर शिवसेना भी वैसा ही हो चुकी है। सत्ताज बचाने के लिए शिवसेना ऐसी कार्रवाई व बयानबाजी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं, विश्वास की सबसे बड़ी पार्टी है। हमें किसी भी गिदड़भक्की में आने की आवश्यकता नहीं है। और सीएम जयराम ठाकुर ने जिस तरीके से कंगना रनौत को लेकर बयान दिया है, तो वो पहले भी इसको लेकर जो है वो एक बार पहले भी बचाव में आ चुके हैं। लेकिन कांग्रेस इस बात के लिए जो है वो ये बात कहती है कि भाजपा जो है वो उनके गठबंधन की सरकार को खतरे में डालना चाहती है, शिवसेना से जिस तरीके से सरकार है। लेकिन मैं तो इस घटना से के संदर्भ में बात कह रहा हूँ। शिवसेना का मैं कह रहा हूँ कि वजूद ही समाप्त कर दिया, मूल ही उनने समाप्त किया। जिस मुद्दे को लेकर के शिवसेना का गठन हुआ, कांग्रेस के साथ सत्ता में भागीदारी करने के बाद वो जो है उनके बराबर हो गई है, एक तरह की, जिस तरह की कांग्रेस की परिस्थिति है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, जिस सत्ता के लोभ में वो कह रहे हैं, सत्ता बचाने के लिए कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उनकी तो बता दें कि यह सारा मसला शुरू हुआ था एक्टर सुशांत सिंह केस में। रिया चक्रवर्ती को मुंबई के भाई खला जेल में जहां भेजा गया है, तो उसको लेकर यह कार्रवाई हुई। और अब जिस तरीके से स्थानीय मैजिस्ट्रेट ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को मंगलवार देर रात 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था, इसके बाद रिया की रात में एनसीबी लॉकअप में ही रखा गया। इसी बीच रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश माने शिंदे ने कहा है कि रिया और उसके भाई शोभिक की जमानत याचिका पर मुंबई की विशेष अदालत में गुरुवार को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मंगलवार को रिया को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में हिरासत में लेने से इनकार करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांग ली, जो मंजूर हो गई।
एनसीबी ने ड्रग कनेक्शन की जांच करने के लिए रिया की सनसनीखेज गिरफ्तारी की। इससे पहले एनसीबी ने 3 दिन तक पूछताछ की थी। एनसीबी ने 6 पेज के रिमांड में आवेदन रिया को ड्रग सप्लाई से जुड़े ड्रग सिंडिकेट के एक सक्रिय सदस्य बताया, जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ ड्रग खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम करती थी। ऐसे आरोप भी लगे हैं। हालांकि इसमें इसका उल्लेख नहीं है कि वह खुद ये ड्रग्स लेती थी। इसी बीच रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा था कि 3 केंद्रीय जांच एजेंसियां एक अकेली महिला से पूछताछ कर रही हैं, क्योंकि वह एक ड्रग एडिक्ट और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान व्यक्ति के साथ रहती थी, उन्हें प्यार करती थी। क्योंकि इस तरीके से जो बयान दिया गया तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत पर यह सवाल उठा, जो आज इस दुनिया में नहीं है। और जिस तरीके से इस पे सरकारों ने राजनीति की और उनके पिता ने जिस तरीके से जांच की मांग की, तो अब जांच एजेंसियां कर रही हैं। वहीं सुशांत सिंह मामले को लेकर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मशहूर स्टार सुशांत सिंह राजपूत भारतीय अभिनेता थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें बिहारी अभिनेता के रूप में बदल दिया है। बीजेपी ने यह महज चुनावी माइलेज हासिल करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह ने न्याय की व्याख्या बिहारी के लिए न्याय के रूप में नहीं जानी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट करके कहा है कि एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के पिता अपने बच्चों के लिए न्याय मांगने के हकदार हैं। सभी के लिए न्याय हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों में एक है। रिया के पिता एक पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा की है। रिया एक बंगाली ब्राह्मण है। और उधर जिस तरीके से गरीब, बेरोजगार और भुखमरी का मुद्दा बनकर यूपी और बिहार में सपा और राजद मोदी स्टाइल में सरकार का विरोध कर रही है, रात 9 बजे 9 मिनट के लिए घरों की लाइट बंद करके लालटेन, मोमबत्ती और दीपक जलाने का आह्वान किया गया। पटना में पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने अपने बेटे तेजस्वी यादव और इसके साथ उनके आवास की लाइट बंद करके लाइटें जलाई। यूपी में भी सपा समर्थकों ने दिए और मोमबत्ती जलाई। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल को कोरोना वॉरियर्स के उत्साहवर्धन के लिए रात 9 बजे 9 मिनट के लिए दिए मोमबत्ती जलाए थे। लेकिन अब विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की भाजपा सरकार को लपेटे में रहता है। और इसके लिए लगातार जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने सुबह ही ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। हालांकि इस पर भी अब बयानबाजी शुरू हो गई है और इस मसले का भी हर कोई अब ओहदेदार कहा जाने लगा है, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि प्रियंका गांधी ने इस तरीके का एक ट्वीट किया था और आज इसी को देखते हुए सपा ने भी वही किया है। और अब इसमें भी इस बात को लेकर राजनीति शुरू हो गई है कांग्रेस और सपा में। देश भर में कोरोना का कहर भी जारी है। इसके चलते देश भर में लॉकडाउन लगाया गया। इसी बीच कई लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, कई लोगों बेरोजगारी हो चुके हैं। और वहीं सपा नेता अभिषेक मिश्रा ने कई मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये सरकार सिर्फ कमेटी बनाना, नोडल बनाना और मीटिंग करना जानती है। चर्चा, और मुझे लगता है चाय पे चर्चा इतना ही आता है। कोई तरीके से जितने आपने देखा करप्शन के किस तरीके से केसेस आ रहे हैं, उस पर भी कई नोडल थे। कई सारी कमिटीज क्राइम कंट्रोल के लिए बनी है, लेकिन जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स उत्तर प्रदेश में इस समय दिख रहा है, मुझे लगता है इतना जंगल राज, इतना लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इतनी लॉलेसनेस कभी भी उत्तर प्रदेश में नहीं देखी गई। पूरी तरीके से सरकार फेल है। सरकार सिर्फ रोज नए एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, रोज नए बयान देती है, रोज नए जुमले देती है। जमीन पे कुछ भी नहीं है। आज जनता बहुत परेशान हो गई है। उत्तर प्रदेश बेरोजगारी से इस तरह जूझ रहा है, इतना परेशान है, और पूरा क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, मुट्ठियां जब बंध जाती हैं नौजवानों की, नींद उड़ जाती है जुल्मी हुक्मरानों की। आज कुछ भी कह लें, आज सरकार डरी हुई इसलिए है क्योंकि उसको पता है कि करोड़ों करोड़ों नौजवान, करोड़ों करोड़ों मां बाप, करोड़ों करोड़ों बहनें, करोड़ों करोड़ों माताएं, करोड़ों बीबियां, उनकी बच्चों, उनके साथ पूरा आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है बेरोजगारी के खिलाफ, जिसको समाजवादी पार्टी फ्रंट से लीड कर रही है। माननीय अखिलेश यादव ने पूरी मजबूती के साथ सामने आकर के सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। और आज आपको देखने को मिलेगा कि सच में बेरोजगारों का कितना गुस्सा
कितना अपमान, कितना तिरस्कार, कितनी मजबूरी महसूस कर रहे हैं, ये सरकार को बहुत मजबूत जवाब होगा। और इंग्लिश में कहावत है, टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, ये वही ट्रीटमेंट है। सरकार को आज समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी समस्या कितनी बड़ी है और कितनी नाराजगी सरकार के खिलाफ है। आपको याद होगा, इसी भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था, मुझे 21 दिन दे दो, 18 दिन में महाभारत जीती गई थी, 21 दिन में हम कोविड को हरा देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक छोटा मोटा वायरस है, योग कर लो, ठीक हो जाएगा। वही योग अपने दोनों कैबिनेट मंत्रियों को भी सिखा देते, अगर जो चले गए कोविड से, तो मुझे लगता है उनकी जान बच जाती। ये सरकार का जो ढील ढाला रवैया है, जो इनसेंसिटिविटी है, जो सरकार ने तैयारी नहीं की, पूरी दुनिया जब परेशान थी, 100 देशों में पैंडेमिक घोषित हो चुका था, उसके बाद भी सरकार ने न कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था बनाई, न उन्होंने अपने रिसोर्सेज मोबिलाइज की, न प्रायोरिटाइजेशन किया, न परचेजेस की, और उनमें जो किया उसके बाद वो सारी रोज नए नए उसमें करप्शन के स्कैंडल्स आ रहे हैं। तो सरकार पूरी तरह फेल है। सर, जिस तरीके से कोरोना आज हावी है, मुझे लगता है कि भगवान न करे, लेकिन जिस तरह सरकार चल रही है, हिंदुस्तान की में दुनिया का सबसे 1 नंबर का। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। वहीं कोरोना को लेकर बीजेपी नेता अनिल जैन ने कहा है कि पीएम मोदी की सूझबूझ के चलते मोदी सरकार ने उचित कदम उठाए। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मृत्यु दर भी काफी कम हुई है। से सामान्य नागरिक को पता है कि जो कदम उठाए हैं, अगर वैसे नहीं कदम उठाए तो देश किस भयावह स्थिति में होता। सारी दुनिया ने इन कदमों की सराहना की है। प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ के कारण ही आज हम कोरोना में सारी दुनिया में हमारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि उन्होंने एससीओ की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अलग किर्गिस्तान के विदेश मंत्री जिंजिग एदरकोवेज के साथ सार्थक बातचीत हुई। इस दौरान वे सभी क्षेत्रों में दोनों देशों की रणनीति साझेदारी और अधिक बढ़ाने पर सहमत हुए। जयशंकर एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए रूस के 4 दिनों के दौरे पर पहुंचे थे। जयशंकर ने ट्वीट किया कि किर्गिस्तान के विदेश मंत्री चिंगिज एदरबोकेज के साथ एससीओ से अलग एक सार्थक बैठक हुई है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय हितों के मुद्दों पर चर्चा की। एस जयशंकर ने मध्य एशियाई देश से भारतीय नागरिकों को लौटने में सहयोग को लेकर उनका शुक्रिया भी अदा किया। एयर इंडिया के लॉकडाउन ने अन्य देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन के तहत कई उड़ानें संचालित की थी। बिश्केक स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक किर्गिस्तान में करीब 4,500 भारतीय छात्र कई मेडिकल स्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं। उधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्षी दल लगातार दूसरे दिन सदन में कोरोना महामारी के मुद्दे पर वॉकआउट करने लग पड़ा। यही नहीं, कोरोना महामारी को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार की मनाही के बावजूद सदन के बीचों बीच आकर 1.5 घंटे तक नारेबाजी की गई और हंगामा किया गया। इस दौरान विपक्ष के लगाए गए काम रोको प्रस्ताव को 2 दिन तक चर्चा की गई। जवाब में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सैनिटाइजर खरीद मामले में जांच लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। जल्द ही इसे पूरा कर आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाएगा। उन्होंने वेंटिलेटर खरीद मामले में किसी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया। ये एक ऐतिहासिक रेजोल्यूशन था हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ। रूल 67 के तहत काम रोको। काम तब रोका जाता है जब सरकारें असफल हो जाती हैं, सरकारें विफल हो जाती हैं, सरकारें फेल हो जाती हैं, तब काम रुकता है। तो पिछले 3 दिन से काम रुका हुआ है हिमाचल प्रदेश विधानसभा का। और हमने रेजोल्यूशन दिया था, हिमाचल प्रदेश में जो कोरोना के दौरान जो है कुप्रबंधन हुआ है, इस सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है, और जो लोग बेरोजगार हुए हैं, और जो लोगों की सब्सिडीज वगैरह छीन ली गई हैं, राशन की, बिजली की, पानी की, सफ़र की, उस पे हमने रेजोल्यूशन दिया था, उस पे चर्चा के लिए। और जब चर्चा चल रही है, हमारे 4 लोगों को जबरन जो है इन्होंने बार किया कि उनकी बात नहीं सुनेंगे।
सदन में ना कोई वरिष्ठ है ना कोई कनिष्ठ है। जो जीत के आया है वो इस माननीय सदन का सदस्य है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर ये पहली बार नियम 67 के अंतर्गत जो विपक्ष के माध्यम से चर्चा के लिए नोटिस दिया गया उसको स्वीकार किया गया और इसी भाव के साथ कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज की तारीख में पूरी दुनिया का, देश का, प्रदेश का। कोविड-19 से संदर्भ में मैं उम्मीद कर रहा था कि विपक्ष सार्थक चर्चा करेगा। अगर हम में काम में कुछ त्रुटियां रही हैं उन त्रुटियों की ओर ध्यान लाएगा और उसके बाद हमको बेहतर करने के लिए सुझाव देगा। एक भी सुझाव जो है 13 सदस्य इनके बोले और 13 सदस्य बोलने के बावजूद भी कोई एक भी कॉन्क्रीट सुझाव। उधर तेलंगाना विधानसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार के आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव में दिवंगत नेता को तेलंगाना का बेटा बताया गया। इसके साथ ही उन्होंने दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री बनने वाला पहला शख्स भी बताया। पारित किए गए प्रस्ताव में संसद परिसर में उनकी प्रतिमा और पोर्ट्रेट लगाने की भी गुजारिश की गई। साथ ही हैदराबाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी नाम दिवंगत नेता के नाम पर रखने की बात भी की गई। तो उधर कोरोना महामारी के बीच चल रहे तमिलनाडु विधानसभा का मानसून सत्र 14 से 16 सितंबर के बीच होने वाला है। सभी विधायकों को सत्र शुरू होने से 24 घंटे पहले कोरोना वायरस का परीक्षण करवाने के लिए कहा गया है। यह फैसला व्यापार सलाहकार समिति की बैठक के अध्यक्ष पी धनपाल ने लिया। एहतियात के तौर पर फोर्ट सेंट जॉन में मौजूद असेंबली हॉल में 235 सदस्यों को शारीरिक दूरी के साथ स्थान नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि विधानसभा के लिए स्थल को भी कलिब्रन में बदला गया है। उधर राज्यसभा के अस्थायी सदस्य विजय साई रेड्डी ने कहा है कि अंतर्वेदी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र और कूटनीति को करारा जवाब दिया जाएगा। लोगों में वर्ण द्वेष की भावना पैदा करने के मामले में कानून अपना काम करेगा। अंतर्वेदी ने भी घटना के लिए कोई भी जिम्मेदारी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्यसभा के सदस्य ने कहा कि मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश सरकार ने अंतर्वेदी का नया रथ बनाने के लिए 95 लाख रुपए मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा कि घटना की जांच निष्पक्ष रूप से होगी। एक अन्य ट्वीट में विजय साई रेड्डी ने कहा कि तूनी में रेलगाड़ी और अमरावती में बगीचे में आग लगना, विजयवाड़ा में मंदिर ढहाना, अमरमेश्वर की भूमि पर अवैध कब्जा, पुष्कारलू में 7 करोड़ रुपए की धांधली और मंदिर में क्षुद्र पूजा अंतर्वेदी को लगाना एक आग भी इस मसले में शामिल किया गया है। उधर राजस्थान के बहुचर्चित भवरी देवी अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी पूर्व जल संसाधन मंत्री महिपाल मद्रेणा को हाईकोर्ट से राहत मिली है। कैंसर की पुष्टि होने के बाद निचली अदालत में जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को सशर्त मंजूर किया है, जिसके तहत वे जयपुर में पुलिस सुरक्षा के साथ अपनी जांच करवा सकते हैं। हालांकि उससे पहले उन्होंने दिल्ली में जांच के लिए एक जमानत के लिए आवेदन किया था। राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस दिनेश मेहता की सडल्स में महिपाल मद्रेणा की ओर से जगमाल चौधरी और प्रदीप चौधरी ने पूर्व मंत्री का पक्ष रखते हुए कहा है कि मद्रेणा में चौथी स्टेज के कैंसर की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बेहतर उपचार के लिए पीईटी किट, सीटी स्कैन की सुविधा जोधपुर में नहीं होने के कारण उन्हें इलाज के लिए अंतरिम जमानत दी जाए, जिससे वे जोधपुर से बाहर अपना बेहतर से इलाज करवा सकें।
उधर दिल्ली में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब दिल्ली अब मुंबई से भी आगे निकल गई है। दिल्ली में अच्छी बात यह है कि यहाँ लोग बीमार हो रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। कोरोना रोकने के लिए बनाए जा रहे कंटेनमेंट जोन को मामले में दिल्ली मुंबई से आगे है। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन मुंबई से 2 गुने हो गए हैं। मुंबई में कंटेनमेंट जोन की संख्या 572 है, वहीं दिल्ली में ये संख्या 1163 पर पहुंच गई है। पिछले एक सप्ताह में दिल्ली में 317 कंटेनमेंट जोन बढ़ गए हैं। पिछले 3 दिन में 187 कंटेनमेंट जोन बढ़े हैं। कोरोना के बाद बढ़ रहे मामलों के साथ ही दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ गई है। पिछले 7 दिन में दिल्ली में 317 कंटेनमेंट जोन बढ़ गए हैं। लंबे इंतजार के बाद 8 दिसंबर से बिहार ऑनलाइन हो गया है। पटना के होटल, रेस्टोरेंट, मॉल व दुकान सितंबर में सभी प्रतिष्ठान बिना शर्त खुल जाएंगे। बुधवार को पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान सहित सभी पार्क भी खोल दिए गए हैं। अब बारी शिक्षण संस्थानों की है। आगे सरकार ने बिहार में स्कूल कॉलेज खोलने की भी तैयारी कर ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसके लिए SOP जारी कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि स्कूल कॉलेज चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। भारतीय अमेरिकी समुदाय को रिझाने में जुटी रिपब्लिक पार्टी ने एक चुनावी कैंपेन वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक साथ दिखाया जा रहा है। दरअसल वीडियो में पिछले साल दोनों देशों के प्रमुखों की मुलाकात वाली पिछले साल की ऐतिहासिक हाउडी और मोदी नमस्ते ट्रंप की झलक है। और बता दें कि कुछ राज्यों में भारतीय अमेरिकी समुदाय का वोट बहुत महत्वपूर्ण है। 4 more years टाइटल वाले 107 सेकंड के वीडियो की शुरुआत में मोदी और ट्रंप एक साथ हाथ थामे चलते हुए नजर भी आ रहे हैं। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन को बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने तीसरे और अंतिम चरण के क्लिनिकल ट्रायल को रोक दिया है। जानकारी के मुताबिक वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के दौरान एक वॉलंटियर के शरीर में गंभीर दुष्प्रभाव देखने के बाद ट्रायल को रोकने का फैसला लिया है। फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर कोविड के लिए वैक्सीन बना रही है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन बनाने की रेस में सबसे आगे चल रही है। एस्ट्राजेनेका ने एक बयान जारी कर कहा है कि ये एक रूटीन रुकावट है क्योंकि प्रशिक्षण में शामिल शख्स की बीमारी के बारे में अभी तक कुछ ज्यादा पता नहीं चला है। इसकी समीक्षा की जाएगी और उसके बाद ही ट्रायल फिर से शुरू किया जाएगा। अब के बरस कोरोना संकट के कारण कई बड़े आयोजन रद्द किए जा चुके हैं। कोरोना प्रकोप के चलते चीन के सबसे बड़े एयर शो को भी रद्द कर दिया है। ऑर्गेनाइजर्स ने बुधवार को कहा कि चीन के सबसे बड़े एयर शो को जुहाई के दक्षिण शहर में कोरोना संकट के कारण रद्द कर दिया है। आयोजकों ने एक बयान में कहा है कि इस कार्यक्रम का आयोजन अब 2022 में किया जाएगा। बता दें कि द्विवार्षिक चीन अंतर्राष्ट्रीय विमानन और एयर स्पेस प्रदर्शनी के तहत इसका आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस साल कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण कई कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। साठ मिनट 60 खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। I'm declaring
a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास एक्सप्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद एक्सप्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 60 मिनट 60 खबरें में। तो भारत पर मानव अधिकार पर उंगली उठाने वाले पाकिस्तान के कथनी और करने का फर्क अब सामने आ गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने पाकिस्तान में पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ जारी हिंसा पर अपनी चिंता जाहिर की है। पूरी दुनिया के सामने वो एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। मानवाधिकार को लेकर पाकिस्तान हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को बदनाम करने की नापाक कोशिश करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने पाकिस्तानी सरकार से देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का समान रूप से चिंता जाहिर की है। इस बाबत कार्यालय ने इमरान सरकार की कठोर निंदा की है। संगठन के प्रवक्ता ने कहा है कि देश में विचारों की विविधता का सम्मान किया जाना चाहिए। उधर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भीषण विस्फोट हुआ है, जिसमें उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के काफिले को निशाना बनाया गया। काबुल में सड़क किनारे हुए विस्फोट में अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह को निशाना बनाया गया। हालांकि उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा और वे सुरक्षित हैं। उपराष्ट्रपति के प्रवक्ता रजवान मुराद ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि अफगानिस्तान के दुश्मनों ने एक बार फिर सालेह की जान को लेने की कोशिश की है, लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। सालेह की कोई चोट नहीं पहुंची है, ये खुदा की गनीमत रही। उधर बिहार के सीवान के मुख्य मार्ग पर अचल मजिस्ट्रेट ने कोरोना को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया। दरअसल सीवान जिला के दारोदा थाना क्षेत्र के लीलाशाह पोखरा स्थित सीवान छपरा मुख्य मार्ग की बात है, जहां दारोदा अचल मजिस्ट्रेट मिथिलेश कुमार तिवारी ने कोरोना वायरस के प्रभाव को लेकर घंटों जागरूक जांच अभियान चलाए, जिसमें जांच के दौरान बिना मास्क लगाए सड़क पर इधर उधर घूमने वाले 12 लोगों को जुर्माना भी लगाया गया।
उधर यूपी के अयोध्या में पुलिस ने हाईवे के लुटेरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये लुटेरे अयोध्या के उसके आसपास जिलों में हाईवे पर शातित तरीके से लूट किया करते थे। लुटेरे ट्रकों को लेकर रोककर उनसे ड्राइवर और क्लीनर को बंधक बनाकर उन पर लदे सामान या ट्रक के पहिए खोलकर लूट करते थे। वहीं क्राइम ब्रांच और कैंट पुलिस के संयुक्त अभियान ने पुलिस ने कैंट क्षेत्र के 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 लुटेरे फरार बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार लुटेरों से ट्रक के पहिए खोलने वाले उपकरण और 3 अवैध असले बरामद किए हैं। वहीं एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने बताया है कि फरार दोनों लुटेरों को गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित की गई है। जो लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं उनके क्रिमिनल हिस्ट्री भी तलाशी जा रही है। उनके बयानों से बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी है। उसी रात को, और इसमें अभी 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष है और एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त हुई है और उसकी भी बरामद। उधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में बुधवार की शुरुआत खिली धूप के साथ हुई और लेकिन आसमान में बादलों की मौजूदगी के साथ वातावरण में काफ़ी नमी और महसूस हो रही थी। कुछ ही घंटों में अचानक मौसम बदला और बादल छाने लगे। बदली के साथ तेज गरज और फिर बारिश शुरू हो गई। हल्की बारिश की कुछ देर बाद थम गई, लेकिन इलाकों में बिजली भी गिरी। एक द्रोणिका के सक्रिय होने के साथ ही एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली। प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश पूर्वानुमान के साथ दर्ज की गई। पूर्वानुमान के मुताबिक राजधानी रायपुर में दिन भर रुके रुके कर बारिश हुई। अगली सुबह की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही हुई और तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में मौसम के करवट लेने की संभावना जताई है। उधर यूपी के मैनपुरी में युवक ने तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दर्शक मामला किसनी थाना क्षेत्र का है, जहां बदेही गांव का युवक मृतक शराब पीने का आदी था। मृतक को शराब पीने से परिजनों ने मना कर किया, जिससे उसका झगड़ा हो गया और खुद को गोली मार ली, जो बयान दिए गए हैं। वहीं घायल अवस्था में परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर छत्तीसगढ़ के कोरिया में वनांचल क्षेत्र भरतपुर में ग्राम कोटाडोल का मामला है, जहां विगत कई दिनों से रेत का अवैध कारोबार जोरों शोरों पर किया जा रहा है। दरअसल कोटाडोल की स्थानीय सरपंच दुर्गावती और उप सरपंच ने बताया कि पिछले 1 महीने से हमारे गांव से अवैध रूप से उत्खनन शुरू हो गया है। उनके मना करने पर भी अवैध रेत उत्खनन को बंद नहीं किया गया। वहीं पोकलेन के ड्राइवर ने बताया कि वन विभाग के अमले ने पोकलेन को नदी से जब्त किया। बता दें कि रेत उत्खनन के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 31 सितंबर तक पूर्ण रोक लगाई हुई है, क्योंकि क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्रों में आता है और जहां पर अभी भी अवैध खनन जारी है, जिसके लिए स्थानीय सरपंच भी अब चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कर रहे हैं, ये पीछे खड़ा हुआ है जेसीबी। ये जानकारी चाह रहे हैं कि आखिर ये कार्रवाई क्यों की गई है। ये फॉरेस्ट से रेता निकाल रहा था। वैसे लीज तो है इसका, लेकिन राजस्व में है, फॉरेस्ट में नहीं है। अच्छा, ये गाड़ी फॉरेस्ट में घुसी हुई थी? जी, फॉरेस्ट से अपना रेता भर के। जी, तो आप मौके वारदात। उधर यूपी के जहाजगंज में भूमि विवाद को लेकर 2 विपक्षों में जमकर विवाद हुआ। दरअसल मामला जहाजगंज थाना क्षेत्र के ग्राम न्याय नगर का है, जहां भूमि विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें मामला मारपीट तक पहुंच गया। और वहीं जानकारी मिलने पर थानाध्यक्ष दिनेश कुमार गौतम प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिससे गांव छावनी में तब्दील हो गया। वहीं थाना अध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं मामला एक महिला का आरोप है कि पुलिस के सामने लाठी डंडों से मारपीट होती रही और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब परिवार के लोगों को हिरासत में लेकर परेशान किया जा रहा है। CHC
लागंज के डॉक्टर मान सिंह ने बताया कि 2 पक्षों में मारपीट के चलते 9 लोगों को CHC लाए गए, जहां 6 लोगों की हालत गंभीर बताई गई। नियामतपुर से जो एक मामला आया है, किसके द्वारा लाया गया है? नियामतपुर से लड़ाई झगड़े का केस आया है और जिसमें 9 घायल हैं और वहाँ के थाना जहांगंज के होमगार्ड के द्वारा लाए गए। अच्छा, लोहिया कितने रेफर हुए? तो 9 में से 6 को लोहिया के लिए भेजा गया। उनकी हालत कैसे है? उनकी हालत जो है फ्रैक्चर वाली स्थिति है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनको टूटे हुए हैं, किसी के पैर है, किसी के हाथ हैं। उधर यूपी के वाराणसी में विगत कई दिनों से टेंट व्यवसायी एसोसिएशन और उनसे जुड़े व्यापारी अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई, जिसको लेकर टेंट व्यवसायियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिला मुख्यालय तक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध मार्च निकाला, जिसका ज्ञापन जिलाधिकारी वाराणसी कौशल शर्मा ने लिया और व्यवसायियों को आश्वासन दिलाया कि उनकी मांगों को शीघ्र पूरा किया जाएगा। बता दें कि इस दौरान प्रमुख रूप से एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव सहित तमाम लोग शामिल रहे। बड़े व्यापारी तक हर लोग अपना अपना व्यापार चालू कर चुके हैं। केवल टेंट व्यवसाय से जुड़े जितने भी व्यापारी हैं आज एकदम बैठ गए हैं, अपना घर बेचने के मजबूर हैं, सामान बेच रहे हैं, गाड़ी बेच दिए। जितने भी वेटर हैं एकदम परेशान है, फ्लावर डेकोरेटर एकदम परेशान है। सभी लोग अपनी परेशानियों को लेकर आज डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। देश के प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। इसी प्रेरणा को मानते हुए यूपी के फतेहपुर जिले के रहने वाले छात्र आत्मनिर्भर बनते हुए गांव वालों की मदद से घर से ही खुद की फैक्ट्री शुरू कर खुद को पैसे कमा रहे हैं। साथ ही गांव के रहने वाले कुछ युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। बता दें कि युवक ने मोदी के संबोधन के बाद आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया और गाँव वालों की मदद से घर में ही फ्लैट और दोनों बनाने की फैक्ट्री संचालित कर दी, जिसके बाद अब ये छात्र अच्छा खासा पैसे कमाने लगा है। साथ ही गांव के कई युवाओं को भी रोजगार दे रहा है। इसके बाद मोदी जी का संदेश आया कि आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि कोई भी सरकार हर किसी को रोजगार नहीं दे सकती है। तो इस बात को ध्यान में रख करके हम ये दोने बनाने की मशीन को साथ में लाए हैं। घर में ला करके खुद से काम किए हैं और साथ में दूसरे लोगों को भी काम दे पाए हैं, जिससे कुछ लोग हम साथ आगे बढ़ पाए और साथ में दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ पाए। है ग्राम बनकोरवा के रहने वाले हैं और हम मजदूरी करते हैं। अपने बच्चे को नवोदय से किसी तरह से पढ़ा लिखा करके कोई नहीं है, समस्या है कुछ तो थोड़ा ढंग कुछ से पैसे लेकर के। उधर एमपी के खंडवा में एक गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। एक तरफ सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए बड़े बड़े दावे करती हुई नजर आ रही है, वहीं सरकार की योजना भी चलाई जा रही है, फिर भी ग्रामीणों को इन योजनाओं के तहत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा। दर्शक, एक ऐसा ही मामला खंडवा जिले के ग्राम पुरानी में देखने को मिला, जहां पूरे गांव को किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। किसी ग्राम पंचायत में जाकर देखा जाए तो सच्चाई का पता लग सकता है। बहुत परेशानी की बात है। हमारे यहाँ पे एक तो शौचालय नहीं है, शौचालय किसी के पास बनी नहीं और बनाने में परेशानी आ रही है, क्योंकि पेमेंट बनाने के बाद में डलता है और किसी से वो बन नहीं पा रही है, उसमें पब्लिक परेशान है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पानी की बहुत दिक्कत आ रही है। अभी तक जो है ना एनआरडीसी के चार्ज में है वो, और कुछ सीएम साहब भी आए थे पहले 2 साल पहले, उनने भी घोषणा की है, पर अभी तक वो हो नहीं पाई। उसमें हम बहुत परेशान है, गांव की पब्लिक परेशान है। वो दम पर हमारे को बोलते हैं इतना काम तो मैं कर नहीं सकता। अगर यूपी के आगरा से शातिर नटवरलाल का खेल सामने आया है, जहां शातिर शख्स एक मकान दिलवाने के लिए 3 लाख रुपए लेते थे। ये शातिर करीब 50 लोगों से ठगी कर चुके थे, जिनमें अब तक 4 पीड़ित भी सामने आ चुके हैं।
फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 को आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। वहीं पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। देखिए, जैसा अभी आपको पता होगा, 4 दिन पहले डूडा के द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया था, धारा 420, 871 का, जिसमें उन्होंने बताया था कुछ लोग हैं जो फर्जी तरीके से डूडा के पेपर बनाकर लोगों को आवासों का आवंटन कर रहे हैं। उसमें पुलिस ने अपनी विवेचना के तहत इन लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें शुहेब मेन इसमें मास्टरमाइंड है। इसके अलावा आजम उर्फ मुन्ना है। इन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 2 लोग अभी फरार हैं। हैदर और अदनान 2 लोग अभी। उधर राजस्थान के जयपुर में पूर्व विधायक चौधरी और एसडीएम शेखावत में विवाद का मामला सामने आया है। बीजेपी कार्यकर्ता पूर्व विधायक सुमकर्ण चौधरी के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे। वहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और काफी तादाद में कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय में घुस गए। वहीं एसडीएम राजेंद्र सिंह शेखावत ने कोरोना के नियमों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की बात कही और सभी को कार्यालय से बाहर जाने के लिए कहा, जिसको लेकर मामला विवादित हो गया। पूर्व विधायक सुमकर्ण चौधरी ने बताया कि कार्यकर्ता शांति से ज्ञापन देने पहुंचे थे। एसडीएम ने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाला और भला बुला कहने लगे। वहीं एसडीएम राजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर कार्यालय में आने की बात कही। इसी बात को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता उल्टा बोलने लगे। उधर यूपी के सोनभद्र में युवती ने भाई के एक आरोप लगाया है कि दरअसल ये मामला सोनभद्र जिले के शक्तिनगर थाना अंतर्गत खड़िया बाजार का है, जहां महिला का आरोप है कि भाभी और मां को जलाकर हत्या करने का भाई पर आरोप लगाया है। बेटे में मां और पत्नी की हत्या कर फरार हुआ है। घटना की जानकारी के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जले हुए दोनों शवों को कब्जे में लिया और पुलिस ने हत्या कर फरार आरोपी की तलाश करते हुए दोनों शवों को एनटीपीसी की मोर्चरी में रखवा दी। क्या नाम है? मेरा मुस्तफा अली। ये अभी बगल में घटना हुई है, जिसमें एक लड़के के ऊपर आरोप लग रहा है कि उसने माँ और पत्नी को मार डाला जला करके। क्या पूरा मामला है? अरे अभी हम लोग जैसे ही आए घर पे ना, तो दरवाजे से बात कर रहा है कि मतलब ले आओ चिराग ले आओ, ठीक है ना, दूध का दूध पानी का पानी होगा, ठीक है ना। अपने बहन को बुलाया, भाई को बुलाया, ठीक है ना। तो हम लोग तेल लेकर पहुँचे तो वहाँ से बात कर रहा, ठीक है ना। तलवार लिया हुआ था, अंदर दरवाजा बंद था। फिर सिपाही लोग आए तो दरवाजा को ठोके, ठीक है ना, तो दरवाजा नहीं टूटा। फिर पीछे से गए तोड़े उसको, ठीक है ना, वो 1 2 3 हो गया। हाँ, तो देख रहे अंदर में तो सब दोनों लोग खत्म हो गए थे। तो क्या लग रहा है? उधर राजस्थान के बीकानेर में फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर ऑनलाइन करवाने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने डूंगर कॉलेज में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष ने बताया कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को सितंबर के अंतिम सप्ताह में फाइनल ईयर की परीक्षाओं के आयोजन करवाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए हमारी मांग है कि राज्य सरकार इस परीक्षा को ऑनलाइन करवाए। अगर सरकार ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन करवाती है तो निश्चित रूप से छात्र छात्राओं का जीवन संकट में पड़ेगा। और इसको लेकर जिस तरीके से सड़क पर बैठकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। हमारी मांग है कि बढ़ते संक्रमण के चलते और विद्यार्थियों के भविष्य का ख्याल रखते हुए राजस्थान सरकार भी जो पद्धति दूसरे राज्य लागू कर रहे हैं वही पद्धति राजस्थान में लागू हो, जिससे विद्यार्थियों का संक्रमण से विद्यार्थियों को बचाया जा सके और विद्यार्थी के भविष्य को सुरक्षित रखा जाए। इसलिए एनएसयू इस मांग को लेकर आज सांकेतिक प्रदर्शन बीकानेर के अंदर कर रही है।
उधर हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 46 में रहने वाले व्यापारी के साथ अपहरण के बाद लूट का मामला सामने आया है। दरअसल दिल्ली में टाइल्स का बिजनेस करने वाला व्यापारी अपने घर पहुंचा तो पहले से ही घात लगाए 3 नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी को गन पॉइंट पर उसका अपहरण कर लिया और अपहरण कर बंदवाड़ी के घने जंगलों में जाकर उससे मारपीट की और उसके 10 लाख रुपए कैश और सोने का सामान लेकर फरार हो गए। बहरहाल पुलिस ने व्यापारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। और उन्होंने शिकायत दी है कि वहाँ पे मेरे घर के सामने से कुछ लोग ज़बरदस्ती मेरे को मेरी गाड़ी में डाल के ले गए और आगे जाके मेरे साथ लूटपाट करके और गाड़ी के साथ मेरे को छोड़ दिया और उनके कुछ जेवरात और कुछ पैसे वो लूट के ले गए, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर कर लिया है और उसमें से काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है ना उनका मिल भी गया है। बाकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हमें कुछ। उधर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पुलिस ने महिला के साथ छेड़खानी और मारपीट करने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल गांव धोधा की महिला ने युवक के खिलाफ छेड़खानी करने की और मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शिकायत में युवक ने महिला के घर से घुसकर छेड़खानी की, जिसकी जानकारी महिला ने गांव वालों को दी थी। पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और फिलहाल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी युवक को न्यायालय में पेश किया गया। की एक लिखित शिकायत मिली महिला 48 वर्षीय महिला की कि कल रात्रि में गांव के एक युवक द्वारा उसके साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ की गई है तथा गांव वालों के पास सामने शिकायत करने पर उसके साथ मारपीट और गाली गलौज भी की गई है। महिला की शिकायत पश्चात त्वरित कार्रवाई करते हुए गवाहों की। हरियाणा के फतेहाबाद में कोरोना के बीच विश्वविद्यालयों की तरफ से स्नातक और स्नातकोत्तर की अंतिम परीक्षा की छात्रों की परीक्षाएं शुरू हुई हैं। फतेहाबाद के एमएम कॉलेज और कन्या महाविद्यालय में हजारों की संख्या में स्टूडेंट ने इस परीक्षा में भाग लिया। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल गुरुचरण दास ने बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से बीए अंतिम वर्ष की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। सभी विद्यार्थियों को मास्क लगाकर आने और सैनिटाइजर लेकर आने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं स्टूडेंट्स की थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही उन्हें कॉलेज एंट्री दी जा रही है। उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए कोरोना महामारी के बीच जो है वो परीक्षाएं की गई हैं, जिसमें हजारों छात्र भाग ले रहे हैं। परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा सुप्रीडेंट और डिप्टी सुप्रीडेंट की नियुक्तियां की गई हैं जो कि बाहर से आए हैं। हमारा जो कर्तव्य था कि सैनिटाइज करना है और विद्यार्थियों को जागरूक करना है कि वो मास्क पहन के आएँ और सैनिटाइजर साथ लेके आएँ। तो हमने थर्मल स्कैनिंग के थ्रू उनकी एंट्री का प्रावधान रखा है। प्रत्येक विद्यार्थी की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और विद्यार्थियों का जो रुझान है वो ऑफलाइन परीक्षा की तरफ ज़्यादा देखने को। उधर छत्तीसगढ़ के कोरबा में ग्राम पंचायत कुम्हारी दर्री के सरपंच सचिवों के खिलाफ पंचों ने मोर्चा खोल दिया है। पंचों और ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर सरपंच सचिव की शिकायत की। कोरबा कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि सरपंच इंद्रपाल सिंह और सचिव अपनी मनमानी करते हैं। कार्यों में पंचों के सहमति बिना प्रस्ताव पास करने के मनमाने तरीके से पैसे निकालने की बात भी सामने आई है। पंचों और ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि राशन की दुकान में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से उप सरपंच, पंच और ग्रामवासियों ने आदिवासी गरीब का शोषण करने पर सचिव और सरपंच पर आरोप लगाए हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। हाँ, तो हमारे गांव में जो सरपंच सचिव हैं इन लोग मनमानी तौर से अपना काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ लगभग 12 ठो शौचालय अभी तक से नहीं बन पाया है। उसका ODF भी हो गया और आने जाने के लिए हमारे मोहल्ला में पुल 6 ठो मतलब बनना था, आज तक नहीं बना। और बार बार मतलब हम लोग ग्राम सभा निवेदन किए, आवेदन किए, सरकार को दिए, पता नहीं है सरकार कैसा है साला आज तक हमारा।
उधर यूपी के फर्रुखाबाद के थाना कमलागंज क्षेत्र में एसबीआई बैंक शाखा में होमगार्ड का बैंक में सोते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल एसबीआई बैंक शाखा में सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। बैंक में तैनात होमगार्ड बैंक के अंदर सोता हुआ कैमरे में कैद किया गया। बता दें कि होमगार्ड बैंक की सुरक्षा करने के लिए बजाय आराम करते हुए देखा गया। होमगार्ड के सोने की वजह से बैंक में कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी। उधर जम्मू में द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता कुलदीप हांडू 11 साल विशु में नेशनल चैंपियन रहे हैं। 6 इंटरनेशनल मेडल जीते। 2006 में कोचिंग में आए। 2018 में एशियन गेम्स में अंडर भारतीय टीम ने वुशु के 4 कांस्य पदक जीते थे। अब तक भारत में 28 रजत और 57 कांस्य पदक जीत पा चुके हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। स्ट्रॉन्ग टीम है, तो उनकी वजह से और जो मेरे प्लेयर्स है जिनने मेरे को सपोर्ट किया, जिनने मेरे जो मैं उनको बोलता रहा वो मुझे अमल करते रहे उस पर और देश का नाम रोशन करते रहे, और सबका इसमें सहयोग है, मीडिया का है, तो उनकी वजह से मुझे ये तोहफा मिल गया, एक बड़ा तोहफा मिल गया। बट मैं बोलूँगा कि भारत सरकार का श्री किरण रिजिजू ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर का बड़ा सहयोग है इसमें। आपको नाम आया है, फर्स्ट टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड जो आपने लेकर गया है, तो कितना बड़ा अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर में कितना फायदा मिलेगा आपके इससे? सर ये एक बड़ा, मैं तो मतलब खुशनसीब हूँ कि JNK का ये पहला अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड, जो अभी नेशनल अवार्ड फर्स्ट मिला है, तो वो भी वुशु को मिला और मेरे को मिल गया। मैं बड़ा फख्र फील करता हूँ कि मैं JNK का रहने वाला हूँ और JNK का पहला अवार्ड है ये। JNK को सर बड़ा बूस्ट मिलेगा इससे। हमारे यहाँ पर एकेडमी, नेशनल एकेडमी खुल सकती है, बच्चों को बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, क्योंकि अब JNK भी एक नक्शे पे आ गया, स्पोर्ट्स के नक्शे पे, मिनिस्ट्री के नक्शे। वहीं उच्चतम न्यायालय ने 13 सितंबर को होने वाली नीट परीक्षा को स्थगित किया। रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि प्राधिकारी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच नीट परीक्षा कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। पीठ ने कहा कि माफ़ कीजिए, हम सुनवाई नहीं करना चाहते। न्यायालय ने नीट और JEE की परीक्षा की अनुमति देने संबंधी 17 अगस्त के उसके आदेश पर पुनर्विचार के लिए गैर बीजेपी शासित 6 राज्यों के मंत्रियों की याचिका समेत सभी याचिकाएं 4 सितंबर को खारिज कर दी थी, जिसके साथ ही नीट और JEE परीक्षाओं का रास्ता साफ हो गया। उधर उत्तराखंड में रुड़की के सलेमपुर के उस वक्त दहशत का माहौल बन गया जब 2 अज्ञात बदमाशों ने एक गैस एजेंसी के गोदाम के बाहर पहुंचकर हवाई फायरिंग कर दी। बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया, लेकिन अपने आप को फंसता देख मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। इस घटना के दौरान पास में ही खड़े गैस सिलेंडर के ट्रक ड्राइवर के पैरों में गोली लगने की वजह से वो घायल हो गया। घायल को तत्काल रूप से रुड़की के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं गगनहर कोतवाली प्रभारी और सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी मेयरफोर्स ने मौके पर पहुंचकर साथ ही रुड़की CO ने भी मौके का जायजा लिया। घटना के बाद पुलिस अधिकारियों के आदेश के बाद रुड़की के मुख्य चौराहों पर चेकिंग अभियान भी चलाकर बदमाशों की तलाश की गई। वहीं गोदाम के CCTV कैमरे खराब होने की वजह से बदमाशों की कोई हरकत का पता नहीं चल पाया। कोतवाली प्रभारी मनोज मेनवाल ने बताया कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है, साथ ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा कि कौन इसमें आरोपी है, और पुलिस इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाए हुए है। 60 मिनट 60 खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।
चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।